जय हिंद। आज हम इस वीडियो में वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी बीमा क्या, उसके मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो समझते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, तो वैद्युत आवेश द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे। इसकी जो पहली बार चर्चा की थी वो किया था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ को जब एक रेशम के टुकड़े से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने के बाद ये दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, मतलब थेल्स ने एक कांच की छड़ लिया और एक रेशम का टुकड़ा, जब दोनों को एक दूसरे में रगड़ा तो देखा ये दोनों को रगड़ने के बाद क्या हुआ, जो वस्तुएं थी वे आवेशित हो गई, जिनमें से कांच पर धनावेश आ गया था और रेशम के टुकड़े पर ऋणावेश। और इस पर धनावेश आने का रीजन क्या है, देखो ध्यान से। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा गया था तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, और जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इस इलेक्ट्रॉन को चूंकि रेशम का टुकड़ा इसके संपर्क में था, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होने के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो गई, और रेशम के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। बात नहीं, अब इसने देखा, इन्होंने ये दोनों आवेशित होने के पश्चात इन्होंने क्या देखा कि एक प्लस है और एक माइनस, और एक प्लस एक माइनस है, तो ये रेशम का टुकड़ा कांच की ओर आकर्षित हो रही थी, कांच की ओर आकर्षित हो रही थी। कहने का मतलब ये है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़कर अलग कर दिया गया था तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया था। उसके बाद ये रेशम का टुकड़ा कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो रही थी। तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो वैद्युत आवेश होता है वो पदार्थों का गुण होता है, और उसकी उपस्थिति में वह पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। बाद में तो ये तो परिभाषा भी इसकी हो जाएगी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब वैद्युत आवेश के अध्ययन की बात करें भाई, तो वैद्युत आवेश का अध्ययन दो तरीके से किया जाता है। वैद्युत आवेश का अध्ययन दो तरीके से करते हैं। पहला तो ये हो गया कि जब वैद्युत आवेश क्या हो, स्थिर है, यानी जब बिंदु आवेश के रूप में होता है, आवेश स्थिर हो, एक जगह एक स्थान पर स्थिर हो, रखा गया हो, तो उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की या फिर स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर विद्युत कहलाता है। अगर यही आवेश गतिशील हो, यही आवेश क्या हो, गतिशील हो, तो गतिशील आवेशों को हम बोलते हैं धारा विद्युत। गतिशील आवेशों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं धारा विद्युत। गतिशील आवेशों के अध्ययन को धारा विद्युत कहते हैं, पास नहीं, धारा विद्युत कहते हैं। अब देखो, अगर आवेश स्थिर है, अगर आवेश स्थिर है तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो देखो ध्यान से। जब दो आवेश स्थिर होते हैं, मान लेते हैं ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, अगर दो आवेश स्थिर हैं, अगर स्थिर आवेश है तो इनके बीच जो बल कार्य करता है वो होता है विद्युत बल। यानी स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब उदासीन मत बोल देना, उदासीन किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। आवेश मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश। आवेशों के लिए धन तथा ऋण शब्द का प्रयोग पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। यानी आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित है, इसकी सबसे पहले जो यूज किया था, शब्द जो प्रयोग किया था, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब हम देखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। देखो ध्यान से, तो वैद्युत आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो SI मात्रक होता है, वैद्युत आवेश का SI मात्रक इसका कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को C से भी प्रदर्शित करते हैं, या इसका एक अन्य मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। वैद्युत आवेश का एक अन्य SI मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड होने का रीजन देखो, क्यू बराबर होता है IT। आप लोग पढ़े होंगे I बराबर क्यू अपान टी, I बराबर क्यू अपान टी, और यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बराबर IT, और I का मान होता है एम्पियर, चूंकि I क्या धारा है,
तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टी समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका एक दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकंड। अगर हम बात करें एक कूलाम की तो एक कूलाम जो होता है एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कूलाम किसके बराबर होता था, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अगर हम बात करें सीजीएस मात्रक की आवेश के, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। और एक फैराडे बराबर 96500 इतना कूलाम होता है, यानी एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। इसको अगर हम वैज्ञानिक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 × 10⁴ कूलाम। एक फैराडे बराबर इतना कूलाम होता है। बात करें अगर सबसे छोटे मात्रक की, तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। इसे FR से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है एब कूलाम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। और यह भी सीजीएस मात्रक ही होता है। सीजीएस मात्रक होता है इसका एक अन्य मात्रक होता है स्थिर वैद्युत इकाई। और इसको लिखते हैं ESU से, इसको ESU से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़े थे, तब कांच की छड़ क्या हो गई, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। हाँ, एक बात यहाँ पे समझना, अगर समान आवेश यानी प्लस और प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विपरीत आवेश है यानी एक दूसरे के विपरीत आवेश है, एक प्लस और एक माइनस होगा, तो एक दूसरे की वो क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युत कहलाया था, गतिशील आवेशों का अध्ययन धारा विद्युत कहलाता है। चूंकि जब आवेश गतिशील करेगा तो वहां पे धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद आवेश का जो आवेश धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, इसकी चर्चा किसने किया सर्वप्रथम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और बात करें इसके मात्रक की, तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। और जो कूलाम होता है इसका दूसरा मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। दूसरा अगर बात करें सीजीएस मात्रक की, तो स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 9 × 10⁴ कूलाम होता है। और सबसे छोटे मात्रक की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। क्वेश्चन पूछेगा अगर आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। और ये किस पद्धति का होता है, तो ये सीजीएस पद्धति का होता है। अथवा इस एक दूसरा मात्रक से क्या होता है, स्थिर वैद्युत इकाई, जिसको बोलते हैं ESU से, इसको ESU से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं हम आवेश की बीमा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश यानी Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT होता है। तो आप यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं। Q बराबर I का होता है A, I को A से लिखते हैं। और T क्या होता है, समय को T से लिखेंगे। इसको अगर आप लिखेंगे, ये तो हो गई आपकी बीमा, ये हो गई बीमा। लेकिन बीमा लिखने का तरीका क्या होता है, M0 L0 T और A। कहने का मतलब ये है यम यहाँ पर नहीं है, लेकिन यम की पावर अगर 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू मानी नहीं जाएगी। लेकिन लिखने का तरीका यही होता है, M0 L0 T और A। ये हो गई आवेश की बीमा। और आवेश की बीमा यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक से भी आवेश की बीमा निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, मात्रक की बात करें तो एम्पियर का A से लिखते हैं और सेकेंड को T से लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका बीमा। यह इसको हम लिख सकते हैं M0 L0 T A। ये हो गई बीमा। उम्मीद है आप लोगों को वैद्युत आवेश समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।